हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक नई समस्या दी गई है। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 में 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 में 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फोर्थ एंड eighth terms of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP। मतलब आपको इस AP के स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 कंडीशन दी गई है, 2 शर्त दी गई है। कौन कौन सी शर्त दी गई है देखिए। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है फोर्थ और एट्थ, ठीक है, मतलब चौथा और आठवें पद का जो योगफल है, जो सम है, वो 24 है। ये पहली कंडीशन आपको दी गई है। हम लिखेंगे यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपको दिया गया है फोर्थ मतलब चौथा, तो A4 प्लस आठवें पद मतलब A8 इन दोनों नंबर के पदों का जो योग है, जो सम है, वो 24 है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, अब जो फोर्थ नंबर वाली टर्म होती है, मतलब चौथे नंबर वाली जो टर्म होती है, पद होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है? हम कहेंगे A4 जो चौथा नंबर वाला टर्म है, उसका व्यापक रूप होता है A प्लस 3D। ठीक है, और इसी प्रकार जो आठवें नंबर का जो पद होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है? हम कहेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये फोर्थ नंबर वाली टर्म का व्यापक रूप है, जबकि ये 8 नंबर वाली जो टर्म है, उसका व्यापक रूप है। अब इन दोनों में देखिए, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, दोनों A प्लस के हैं, इन दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 2A, एक A ये रहा, एक A ये रहा, दोनों प्लस के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इन दोनों में। अब 7D और 3D दोनों प्लस के हैं, तो जाएगा प्लस का 10D इक्वल टू 24। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में किसी एक ही मतलब संख्या का अगर भाग जा रहा हो, तो हम भाग देकर समीकरण को थोड़े सरल रूप में लेके आ जाते हैं, मतलब इसको इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, इस फर्स्ट टर्म में पहले पद में 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चल जाएगा। दूसरी टर्म जो है 10D, इसमें भी 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। 24 में भी 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करने पर, तो 2 का डिवाइड मतलब भाग देने पर, तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों पक्षों को। तो 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा? A प्लस 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे 10D में, तो हो जाएगा 5D, और 2 का डिवाइड करेंगे 24 में, तो आपको प्राप्त होगा 12। इस तरह से ये हमने फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर ली, पहला समीकरण हमने तैयार कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब इसी प्रकार जो आपको सेकंड कंडीशन दी हुई है, जिसमें आपको दिया गया है छठे और 10वें पदों का योग, ठीक है, 6 नंबर वाली टर्म और 10 नंबर वाली जो टर्म है, उन दोनों का जो सम है, मतलब योग है, वो आपको कितना दिया गया? 44 दिया गया है। इस सेकंड इक्वेशन से हम सेकंड मतलब जो कंडीशन है, इससे हम सेकंड इक्वेशन तैयार कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, साफ कर दे इसको। ठीक है, अब हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पर दूसरी जो शर्त है, जो दूसरी कंडीशन है,
जो सेकंड आपको कंडीशन दे रखी थी उसमें 6 नंबर वाले टर्म और 10 नंबर वाले टर्म, ठीक है। तो A6 प्लस A10 इन दोनों नंबर के जो पद है इनका योग मतलब सम आपको दिया गया था 44। ये सेकंड कंडीशन में आपको दिया गया था A6 प्लस A10 मतलब 6 नंबर वाले टर्म और 10 नंबर वाले टर्म को अगर योग किया जाए तो आपको 44 प्राप्त होता है। अब A6 मतलब 6 नंबर वाले जो टर्म है उसका व्यापक रूप क्या होता है, हम कहेंगे A प्लस 5D। ये किसका व्यापक रूप हो गया, 6 नंबर वाली टर्म का। अब इसी प्रकार जो 10 नंबर वाले टर्म है 10वां पद है उसका व्यापक रूप क्या होता है, हम कहेंगे A प्लस 9D। ये 10वें पद का व्यापक रूप हो गया। अब इक्वल टू में 44 एजेटी ऐसे कैसे, अब ऐसे यहाँ पर A प्लस का एक ये रहा एक A यहाँ पर दोनों में ऐड हो जाएगा, यहाँ साफ करके नीचे यह हो जाएगा आपके पास में 2A कितना गया 2A प्लस 9D प्लस का है 5D ये भी प्लस का, दोनों में क्या होगा ऐड हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस का 14D 14D इक्वल टू 44। अब देखिए इस इक्वेशन में भी प्रत्येक टर्म में मतलब प्रत्येक पद में 2 का डिवाइड कर सकते हैं। मैं लिखा है दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करने पर 2 का भाग देने पर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये आपको लिखने की वजह से आवश्यकता नहीं है। अब 2 का डिवाइड यहाँ करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 7D इक्वल टू 22। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन तैयार हो। अब हम फर्स्ट इक्वेशन हमने पहले बना ली थी, अब ये कौन सी इक्वेशन आई, ये सेकंड इक्वेशन आई है, मतलब सेकंड दूसरा समीकरण आया है। अब इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन विधि की सहायता से सॉल्व करके हल करके A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे विलोपन विधि की सहायता से, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखिए, और जैसे ही हम A और D का मान ज्ञात कर लेंगे हम आसानी से बड़ी आसानी से AP तैयार कर सकते हैं। AP के 3 क्या हम 4 5 6 कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक इक्वेशन तो ये है, मैं लिख दिया A प्लस 7D इक्वल टू 22, ये तो आपके पास में है सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में थी A प्लस 5D इक्वल टू 12, ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब पहला समीकरण ये था। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर इस A वाले पद को हमको काटना होगा तभी हम D का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन घटाने पर मतलब सब्सट्रैक्शन करने पर, क्यों, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। और विलोपन विधि के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, अब घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले पदों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, इस पुराने चिन्ह का आपको ध्यान में नहीं रखना। देखिए एक A प्लस का है एक A माइनस का है, A से A कट जाएगा, या 7D प्लस का है 5D माइनस का है, या प्लस का बच जाएगा 2D इक्वल टू, यहाँ भी घटाव होगा तो 22 में से 12 माइनस करेंगे आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 10, तो D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी D इक्वल टू 10/2, तो D का मान आपको प्राप्त हो गया 5। हमने D का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें A का मान मतलब प्रथम पद और ज्ञात करना होगा, क्योंकि जब हम A और D का मान ज्ञात कर लेंगे तभी हम AP का निर्माण कर सकते हैं। लिखेंगे
डी इजकल टू 5, जो डी का मान है 5, वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, या तो फर्स्ट में रख दीजिए और आप चाहे तो सेकंड में भी रख सकते हैं। अभी हम फिलहाल फर्स्ट में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में हम ये मान रख देते हैं, डी का मान। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? साफ कर दें? ठीक। तो मैं लिखा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 क्या था आपके पास? आपके पास था a प्लस 5d इजिकल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, पहला समीकरण था। इसमें d के स्थान पर हम d का मान पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे a का a प्लस 5d, इसका अर्थ हो गया 5 इंटू डी की वैल्यू। तो d की वैल्यू क्या आपके पास में 5 इजिकल टू 12, हो जाएगा a प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25 इजिकल टू 12। तो यहाँ जगह a इजिकल टू 12 माइनस 25। अब इन दोनों में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा। यह जगह a इजिकल टू माइनस का 30। ये आपने प्रथम पद ज्ञात कर लिया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने प्रथम पद तो ये ज्ञात कर लिया। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए, आपने ए का मान ज्ञात कर लिया, डी का मान ज्ञात कर लिया। हम अब बड़ी आसानी से आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं, कोई से पद को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। लिखेंगे प्रथम पद, यहाँ पे लिखते हैं प्रथम जो पद है a या a1, वो तो हो गया आपके पास में माइनस का 13। ठीक है, अब लिखेंगे द्वितीय पद या दूसरा पद, जिसको हम बोलते हैं a2। तो a2 का मानक रूप क्या होता है? तो आप बोलेंगे a प्लस डी। अगर पहले पद में हम d का मान ऐड कर दें तो आपको दूसरे नंबर वाले टर्म, दूसरा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। लेंगे a2 इजिकल टू a। तो a का मान क्या है? माइनस का 13। लेंगे माइनस का 13 प्लस d। तो d की वैल्यू क्या आपके पास में 5, हमने ज्ञात की थी कुछ समय पहले 5। तो इन दोनों में क्या होगा? घटाव होगा। तो जगह a2 इजिकल टू माइनस का 8। ये आपके पास दूसरा पद प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार आपको एक पद और ज्ञात करना, तीसरा पद। लेंगे तीसरा पद, जिसको हम बोलते हैं a3, थर्ड टर्म जिसको बोलते हैं a3 इजिकल टू होता a प्लस 2d। तीसरे पद का जो मानक रूप होता है, जो व्यापक रूप होता है, उससे हम थर्ड नंबर वाले टर्म याद कर लेंगे। पहले हो जाएगा a3 इजिकल टू a। तो a की वैल्यू क्या आपके पास में? माइनस 13। देखा माइनस 13 प्लस 2d, मतलब 2 इंटू डी की वैल्यू 5। तो हो जाएगा a3 इजिकल टू माइनस 13 प्लस का 10, 2 5 जा 10। अब इन दोनों में क्या होगा? सब्सट्रैक्शन और घटाव होगा। हो जाएगा a3 इजिकल टू माइनस का 3। अब देखिए, आपने फर्स्ट पद ज्ञात कर लिया 13, सेकंड पद आपने ज्ञात कर लिया माइनस का 8, थर्ड जो टर्म है वो हो गया माइनस 3। ये आता है एपी के 3 पद कौन कौन से हो गए? लेंगे माइनस 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। ये आपके पास एपी के 3 पद हो गए। और इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें मतलब समझ में आ गया होगा शायद आप सभी को। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आपको दिया गया सुब्बा राम ने 1995 में 5,000 रुपए के वार्षिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष
200 ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो बताइए किस वर्ष उसका वेतन 7000 मतलब 7000 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसके अपनी भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। एक व्यक्ति है सुब्बा राव नाम से, उसने 5000 रुपये वार्षिक सैलरी पर कोई कार्य प्रारंभ किया, शुरू किया, और प्रति वर्ष 200 रुपये उसकी सैलरी में वृद्धि होती जाती है। तो बताइए कितने वर्षों बाद उसकी सैलरी 7000 मतलब 7000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि प्रति वर्ष प्रत्येक ईयर उसके वेतन में एक समान रूप से वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, लिखेंगे सुब्बा राव नाम का व्यक्ति है का वेतन, उसके वेतन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके वेतन में एक समांतर श्रेणी बनेगी। किस प्रकार से देखिए, पहले ईयर फर्स्ट मतलब वर्ष में उसको 5000 रुपीज मिलते हैं, 5000 रुपये मिलेंगे। अगले वर्ष उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, 200 रुपये की वृद्धि करने के साथ उसको 5200 मतलब 5200 रुपये उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे नेक्स्ट ईयर तीसरे वर्ष में उसका वेतन 200 रुपये और बढ़ जाएगा, तो जाएगा 5400, और इस तरह से 200 रुपये की वृद्धि होते होते उसका वेतन किसी वर्ष में 7000 मतलब 7000 रुपये हो जाता है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि कौन से वर्ष में मतलब कितने वर्ष बाद उसको 7000 मतलब 7000 रुपये प्राप्त होंगे। अब ये ध्यान से देखेंगे तो एक ये एपी बन रही है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का ही इंक्रीमेंट उसको मिलता है, मतलब 200 रुपये की ही वृद्धि हर वर्ष होती है। तो यहाँ पर प्रथम पद जो हो गया वो हो गया ए का मान हो गया 5000। ठीक है, और इसके अंदर जो डी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, डी का मान हो जाएगा 200 रुपये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का ही इंक्रीमेंट उसको बढ़ रहा है। और जो लास्ट टर्म है, जो आखिरी वेतन है, जो हमें ज्ञात करना है कि कौन से वर्ष में हो जाएगा, वो लास्ट पद इस एपी का है जो हम बोलते हैं ए एन, वो है 7000 मतलब 7000। ठीक है, जिसमें आपको ए का मान पता है, डी का मान पता है, ए एन का मान पता है, अंतिम पद ध्यान है। अब आपको ये ज्ञात करना है कि एन का मान क्या होगा, मतलब इस पद का नंबर मतलब कौन से नंबर पर 7000 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ए एन वाला, जिससे हम एन की वैल्यू भी ज्ञात करते हैं। लिखेंगे उसको ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू होता है ए एन। यहाँ पर आपको ए एन का मान दिया गया है, इसलिए मैंने ए एन को राइट साइड में लिख दिया। ठीक है, और आपको इस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब बताइए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या आपके पास है 5000 5000 रुपये। तो 5000 प्लस एन का मान मुझे पता है नहीं, ठीक है, इसलिए एन के स्थान पर एन माइनस 1 ऐसे कैसे इंटू डी, तो डी की वैल्यू क्या है 200, तो 200 जो ए एन मतलब वह पद इसका आपको नंबर ज्ञात करना हो, या अंतिम पद जिसे हम कहते हैं वो है 7000 रुपये। अब 5000 को लेके जाएंगे राइट साइड में, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू हो जाएगा 7000 माइनस 5000। नीचे साफ कर देते हैं हम, समझ में आ जाएगा आपको।
अभी हो जाएगा n-1 इंटू में 200, यहाँ माइनस होगा तो बचेगा आपके पास में 2000। अब यहाँ पे 200 को हम लेके जाएंगे राइट साइड में, डिवाइडिंग हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 2000/200। अब 200 इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। 20 से 20 कट जाएगी और 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा आपको। हो जाएगा n-1 इक्वल टू 10। अब चूंकि आपको n का मान ज्ञात करना तो इसलिए n इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 1। इस n 1 को राइट साइड पे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो गया 11। इसका अर्थ ये हुआ कि जो आपको 7000 है वो 11वें वर्ष में आपको उतना वेतन प्राप्त होगा। ठीक है, अतः 11वें वर्ष में, ठीक है, जो सुब्बा राव था, सुब्बा राव का वेतन 7000 मतलब 7000 रुपये होगा। आपसे यही पूछा गया था कि कौन से वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपीज हो जाएगा। हमने बताया 11वें वर्ष में, मतलब 11 वर्षों में, 11वें वर्ष में इसका वेतन 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझ में आ गया शायद आपको, कोई दिक्कत है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको एक समस्या दी गई है जो कुछ 19 वाले सवाल से मिलती जुलती है। इसमें आपको दिया गया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, ठीक है, अपनी जो वीकली जो सेविंग थी उसको 17 रुपीज और 50 पैसे मतलब 17 रुपये 50 पैसे हर सप्ताह बढ़ाती चली गई। अब किसी सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो हो जाती है 207 रुपये 50 पैसे, उसकी किसी सप्ताह में बचत हो जाती है। तो बताइए कौन से सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये और 50 पैसे हो जाएगी। अब देखिए यहाँ भी एक तरह से समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो रामकली है उसने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी 50 रुपये से, मतलब 50 रुपीज से, और प्रति सप्ताह मतलब हर एक वीक, प्रति वीक उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो एक समान रूप से बढ़ती जा रही है। और वो प्रत्येक सप्ताह में उसकी बचत जो बढ़ती जा रही है वो कितने रुपये बढ़ती जा रही है, 17 रुपीज 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ भी एक समांतर श्रेणी निर्माण हो रहा, ये प्रति सप्ताह जो उसकी इंक्रीमेंट जो हो रहा है उसकी बचत के अंदर, सेविंग के अंदर, वो एक समान रूप से बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचत, ठीक है, साप्ताहिक बचत। अब देखिए यहाँ पे एपी कैसे बनेगी। पहले सप्ताह में उसकी जो बचत थी वो थी 50 रुपीज, फर्स्ट वीक में उसकी जो बचत थी वो कितनी थी, 50 रुपीज। अब दूसरे सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 17 रुपये मतलब 17 रुपीज और 50 पैसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम 17.50 ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 67.50, मतलब अगले सप्ताह उसकी बचत हो जाएगी 67 रुपीज और 50 पैसे उसकी बचत हो जाएगी। इससे नेक्स्ट वीक में मतलब तीसरे सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, इसमें हम दोबारा से वापस से 17.5 को हम ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 85.00,
मतलब 85 रुपीज। ठीक है, पहले सप्ताह में उसकी बचत 50 रुपीज से स्टार्ट हुई थी, तो पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये 50 रुपीज की बचत की। दूसरे सप्ताह में उसने 67.50 मतलब 67 रुपीज और 50 पैसे उसने बचाए। तीसरे सप्ताह में उसने 85 रुपीज की बचत की। इस तरह से उसकी बचत प्रति सप्ताह बढ़ती गई। कितने रुपए बढ़ती गई? 17 रुपीज 50 पैसे बढ़ती गई। और किसी एक सप्ताह में उसकी बचत हो गई 207.50 पैसे, 207 रुपये और 50 पैसे की बचत हो गई। लेकिन कौन से सप्ताह में उसकी बचत ये हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तब देखिए यहाँ भी एक एपी बन रही है। इस एपी में प्रथम पद है, अंतिम पद है, ठीक है, और डी का मान हमें ज्ञात है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए एक एपी बन रही थी आपके पास में। इसमें प्रथम पद क्या है? ए की वैल्यू है आपके पास 50 रुपीज, 50 रुपये। इसमें ए एन मतलब जिसका आपको नंबर ज्ञात करना वो टर्म वो है 207.50 या 50। इसमें डी की वैल्यू क्या होगी? तो कहेंगे डी का जो मान है, इनमें जो डिफरेंस है वो एक समान है, वो है 17 रुपीज और 50 पैसा, 17.50। ये इनमें अंतर है क्योंकि हमने इसी सारवंत्र को जोड़ते हुए आगे के पद ज्ञात किए थे। ठीक है, अब आपको इसमें फार्मूला लगाएंगे। हम देंगे ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है ए एन। आपको यहाँ पे भी ए एन का मान ज्ञात है और आपको एन का मान ज्ञात करना है। अब ए का मान क्या है? 50 लेंगे, 50 प्लस एन का मान हमें ज्ञात है नहीं, तो एन के स्थान पर एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान है 17.50। तब ए एन जो अंतिम पद है वो है आपके पास में 207.50। अब हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 17.50 इक्वल टू 207.50 माइनस 50, माइनस का 50 नीचे का मिटा दे, साफ कर दें। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत थोड़ी आपको। अब देखिए आप यह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 17.50, यहाँ लेस करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 157.50। ठीक, अब हम डिवाइड के रूप में नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू जगह 157.50 अपॉन 17.50। अब हम पॉइंट हटाएंगे, जब ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर भी 100 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 157.50 अपॉन यहाँ हो जाएगा 17.50 इंटू में 100, ऊपर भी 100। अब आप कहेंगे साहब ये 100 कहाँ से आया? तो देखिए इस दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, इसलिए नीचे 100 हो जाएगा इस दशमलव को हटाएंगे तो, और नीचे वाले दशमलव को, नीचे वाले पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ऊपर भी 100 हो जाएगा। इसके बाद में भी 2 डिजिट आपको दी गई है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगी
और 175 का आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा n माइनस 1 इजगल टू 9। इसका 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर, जो हो जाएगा n इजगल टू 9 प्लस 1, तो n इजगल टू गया 10। इसका अर्थ ये हुआ कि 10वें सप्ताह में रामकली की जो बचत है वो 207 रुपये और 50 पैसे हो जाएगी। अतः 10वें सप्ताह में रामकली की बचत 207 रुपये और 50 पैसे हो जाएगी या होगी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत इतने रुपए हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।